अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसुतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी। कल रात बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में 3 बोरी बंद लाशें एक कुएं से बरामद हुई। लाशें एक खातून और 2 मर्द हजरात की थी और इनको गोलियों से छल्ली किया गया था और इन पर तशद्दुद के निशानात वाज़े हैं। लाशों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इनकी शनाख्त हुई और पता लगा कि ये हैं गिरान नाज मरी, जिनकी उम्र 40 से 45 साल कही जा रही है, और उनके 2 बेटे मोहम्मद नवाज़, जिसकी उम्र 20 से 25 साल की है, और अब्दुल कादिर, जिसकी उम्र शायद 15 से 20 साल की हैं। और ये गिरान नाज के शोहर खान मोहम्मद मरी साहब की एहलिया थी, उनके ही ये दोनों बेटे थे। इसके बाद खान मोहम्मद मरी साहब से, जिनके साथ आज मेरी पूरे दिन कई बार बातचीत हुई है, हमारे नुमाइंदों की ही बातचीत हुई है, उनका एक बयान भी मंजर आम पर आया। मोहम्मद खान मरी का कहना है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जो बलूचिस्तान के मिनिस्टर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशंस हैं और बलूचिस्तानी अवामी पार्टी के एक सरगर्म नुमाइंदे हैं, उन्होंने इनके घर वालों को अपनी प्राइवेट जेल में कैद रखा हुआ है। और सिर्फ इनकी एहलिया और 2 बेटे नहीं, बल्कि इनकी बेटियां भी इस वक्त मरी साहब का कहना है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की गिरफ्त में हैं। उनका ये भी कहना है कि ये कत्ल उस वक्त हुए जब उनकी एहलिया की एक वीडियो सोशल मीडिया पर, एक वेबसाइट पर वायरल हुई। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। गिरन्नाज मरी जो कह रही हैं, अपने कुरान में हाथ में कुरान लेकर कह रही हैं कि मुझे मेरे रब की कसम है, ये कुरान बादशाह है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरानी ने मुझे जेल में बंद कैद किया हुआ है। मेरी बेटी के साथ ये लोग हर रोज़ ज़्यादती कर रहे हैं और मेरे बेटों को भी कैद, मतलब अपनी निजी जेल में रखा हुआ है। हमें कोई आज़ाद करवाए। सरदार साहब का कहना है कि जाहिर है, एक मिनट सरदार साहब से पहले 2-3 और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। खान मोहम्मद मरी का जाहिर है हम पूरा बयान तो नहीं चला सकते थे। उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे जी 2019 से प्राइवेट जेल में थे, 2 तो मार दिए गए, 5 अभी तक जेल में हैं। और रीज़न ये था कि अब्दुल रहमान खेतरान ने मुझे अपने बेटे सरदार इनाम खेतरान के ख़िलाफ़ एक केस में झूठी गवाही देने के लिए कहा था। मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो मामूली चौकीदार हूँ। उस पर फिर धमकियाँ थी, फिर मेरे बच्चों को तब से निजी जेल में डाला 2019 से, और फिर मुझ पर भी एक झूठा केस बनवा के मैं भी 3 साल जेल में रहा हूँ। उसके बाद मैं बलूचिस्तान से चला गया। मैंने जो भी कंसर्न आदमी था उसका दामन पकड़ के कहा कि भाई मेरे ख़ानदान को इस अजाब से निजात दिलाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और आखिर में जो मेरी बीवी है उसने जब वीडियो पे फरियाद की तो उसका भी मारने के बाद चेहरा मस कर दिया गया। जी बिल्कुल, और ये तस्वीर हमने देखी भी है और ये बात 100% दुरुस्त है। ज़िम्मेदार लोगों की अगर हम बात करें या अथॉरिटीज़ की हम बात करें तो जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल इस पर JIT हम बनाएंगे, बना दी है। और ज़ियाउल्लाह लांगो साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान हुकूमत इस पर अपनी आंखें बंद नहीं करेगी। शायद इस बार की बात कर रहे हैं, जो ये पिछले 3-4 साल की बात हो रही है उसमें आंखें बंद थी। जाहिर है इसमें कोई हैरानकुन बात। खेतरान ने भी अपनी सफाई पेश करने की जी अपनी पेशकोश करने की कोशिश की, आप बताना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो लाशें हैं जिस कुएं से मिली हैं वो इनके जो भी टिला नुमा रिहाइश गाह है उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे है। तो उन्होंने दलील दी है कि अगर मैं उन्हें मारता, अव्वल बात तो यह है कि आप क्यों मारते अपने हाथों से। बहरहाल उन्होंने कहा जी अव्वल तो मैं उन्हें मारता तो क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि उनकी लाशें अपने घर से सिर्फ इतने से फासले पे कुएं में डाल देता, और मैं तो अभी कोयटा में हूँ तो 500 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे ऊपर ये जो है इल्ज़ाम है और ये मेरे खिलाफ, चूँकि अब इलेक्शन का ईयर है तो ये साजिश है। और निजी जेल का प्रोपेगेंडा 2014 में भी हुआ था जी, जब डॉक्टर मालिक की हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया था, और 2018 में मैं इस इल्ज़ाम से बरी हुआ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये जो 2014 की इन्होंने कहा, जनवरी 2014 में पुलिस और एंटी टेररिस्ट फोर्स ने बारखान में एक निजी जेल पे छापा मारा था और उसमें 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद बरामद किए, 3 बच्चे, वहीं 6 इश्तिहारी मुलजिम भी थे
और असलहा भी उन्हें मिला और पुलिस ने जो है उसके बाद उनको अब्दुल रहमान को और उनके एक बेटे को हिरासत में लेके 3 पुलिस वालों के अगवा, उनसे असला छीनने और गैर कानूनी असला के इल्ज़ाम में जो है वो किया। और फिर 2018 में बकौल इनके, अब मुझे नहीं पता ये बरी हुए या ज़मानत पे रिहा हुए, ये हमें पता करना पड़ेगा, पता करते हैं गालिब से। लेकिन नया नहीं है ये। उससे भी पहले नवंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान पुलिस को हुक्म दिया कि 2 कमसिन बच्चों की इन्होंने खेतरान साहब ने जबरी शादी करवाई है तो, और इनके 5 रिश्तेदारों को अगवा किया है और निजी जेल में रखा है, तो इनको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। मुकदमे की समाअत उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस नवाज अब्बासी और जस्टिस सईद अशहद कर रहे थे, और उसके बाद फिर उस मुकदमे का क्या हुआ मैं अपडेट नहीं हूँ उसके बारे में, सच्ची बात नहीं। बिल्कुल। जब जाहिर है कि मोहम्मद खान मरी और मरी इत्तेहाद के रहनुमा हुकूमत की अमल और सदा की सफाइयों से मुतमईन नहीं है, सुनिए। हमें अफसोस है कि आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद और हमारी मरी बिरादरी गुजरे हुए 4 महीने से ये एहतजाजी तहरीक चल रहा है। कहाँ गया था पुलिस, कहाँ गया था आईजी, कहाँ गए थे हमारे दूसरे इदारे? हम यहाँ आए, इस चौक पे बैठे हैं उठने के लिए नहीं। हमारे सिंपल मुतालबात हैं, अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करो, FIR लॉन्च करो, और जो जो जवाबदार हैं वो इन्वॉल्व हैं वो सब गिरफ्तार करो। सबसे पहले जो 5 मासूम बच्चे अभी तक के कैद में हैं, उस कैद में है। अच्छा, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। एक सहाफ़ी ने अब्दुल रहमान खेतरान से कोयटा में पूछा कि आप कम से कम रिज़ाइन दे दें जब तक कि इस इल्ज़ाम की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि मुझ पे कोई इल्ज़ाम लगा दी सिर्फ इसलिए मैं रिज़ाइन दे दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद तो यही है। अब हम चलते हैं क्वेटा, जहाँ हमारे नुमाइंदे गालिब निहाद मौजूद हैं, और ये जो मुजाहरा हो रहा है लाशें लेकर, ये बलूचिस्तान क्वेटा के रेड एरिया के सामने मुजाहिरीन बैठे हैं। गालिब, आपने सुना आपने मोहम्मद खान मरी से आपके पूरे दिन आप राब्ते में रहे हैं, आपने मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं की भी गुफ्तगू सुनी है, वहाँ पर जो मुजाहिरीन बात कर रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। क्या होता रहा है इन पिछले 3 सालों में और बिलखुसूस ये पिछले 4 महीनों में, जहाँ ये मरी इत्तेहाद के रहनुमा कह रहे हैं कि हमने बार बार अपनी आवाज़ बुलंद की है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था? जी गालिब। जी, ये मसला तो बलूचिस्तान में हमेशा रहता है कि जो कौमी सतह का मीडिया है उसका ध्यान ज़्यादातर या तो इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ होता है, लेकिन जो बलूचिस्तान की ख़बरें हैं उस पर ध्यान नहीं रहता। बारहा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की कोयटा में। इसके अलावा सोशल मीडिया जो आजकल हर किसी की आवाज़ है, वहाँ पर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। आज जब मेरी बात हुई खान मोहम्मद मरी से, तो मैंने उनकी आवाज़ में काफ़ी दर्द पाया, क्योंकि वो अपनी बीवी और अपने 2 बच्चे जो हैं वो खो चुके थे। मामला कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को बारखान के कुएं से बोरी बंद 3 लाशें मिली, जिनमें एक खातून और 2 बच्चों की लाशें शामिल थीं। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ये एक खान मोहम्मद मरी है, उसके अहले खाना हैं, जिन्हें जो है वो तशद्दुद करके और गोलियाँ मारकर कत्ल किया गया। ताहम जब खान मोहम्मद मरी से मामले पर हमने बात की तो उनका बताना था कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात के औहदे पर तैनात हैं, उनके और उनके बेटे के दरमियान। अच्छा, ये तो सरकार, ये तो एक मिनट सुनिए, ये तो हम तफसीलन बता चुके हैं। आगे की डेवलपमेंट हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो इशू है ये सिर्फ बारखान का है, अब्दुल रहमान खेतरान का है, या पुराने ज़माने में हम निजी जेलों का सुनते थे, ये निजी जेलों का इंस्टीट्यूशन आज भी कायम है, इनके अलावा भी दीगर इलाकों में कुछ ऐसा है? जी, अगर बात की जाए निजी जेलों की, तो इस तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर सुनने को तो मिलती हैं, लेकिन इसकी तस्दीक करने वाला बलूचिस्तान में कोई नहीं। इस वक्त भी जो मुजाहिरीन हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने वर्सा के हमरा और लाशें रख के यहाँ पर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि जो 3 लोग जिन्हें कत्ल किया गया उनकी बात तो अपनी जगह, लेकिन अब भी एक बच्ची समेत 4
जो खान मोहम्मद मरी के जो बेटे हैं वो अब भी उस निजी जेल में हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से अगर मैं आपको आगाह करता चलूँ तो अब से कुछ देर कबल पटेल बाग का इलाका है जहाँ पर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की एक बैठक है, वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और जाहिर सी बात है कि वो सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में था तो वहाँ से तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन तशवीश की बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ये लाशें मिली और अब तक जो बारखान में उनका आबाई घर है वहाँ पर छापा नहीं मारा गया। छापा तो दूर की बात, अब तक FIR भी रजिस्टर्ड नहीं करवाई जा सकी। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला हाउस भी मौजूद है और इसी वज़ीर आला हाउस में इस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगो वो एक आला सतही इजलास की भी सदारत कर रहे हैं और उसमें जो मामूल के फ़ैसले हैं वो भी किए जा रहे हैं कि हम इनके दर्द में बराबर के शरीक हैं और दीगर मामलात भी किए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है इंसाफ की वो इन्हें फ़राहम नहीं किया जा रहा। जब अगर मैं इस स्टोरी का थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि खान मोहम्मद मरी से जब मेरी आज बात हुई तो उनका बताना था कि इनका एक निजी मामला था जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3 साल 2019 से लेकर अब तक उन्होंने इसको जेल में रखा हुआ है, जो निजी जेल है उसमें। और उनका कहना है कि सरदार अब्दुर्रहमान बलूचिस्तान में अब तक इस तरह के जितने भी मामला सीरियस किस्म के सामने आए हैं, आपने किसी को कंक्लूड होते देखा है जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? जी, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ मैंने तो इस तरह के किसी मामलात को जो है किसी नतीजे तक पहुँचते नहीं देखा। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है, अब तक सूबाई हुकूमत की जानिब से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं। हमने देखा है कि यूरोपीय ममालिक में जब किसी वज़ीर या मुशीर पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो वो खुद ही अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में अजीब रिवायत है कि यहाँ चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया या कोई आपको ऐसा इंडिकेशन मिला कि इनसे कम से कम रिजाइन लिया जा सकता है? जी, अभी तक तो रिज़ाइन लिए जाने के हवाले से कोई इत्तलात सामने नहीं आई और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो हैं वो भी इस वक्त मंजर आम से गायब नज़र आते हैं। ताहम पुलिस और जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से कुछ जो है वो अमल किया जा रहा है और कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। जैसे एक जो है तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है, DIG लोरालाई डिवीज़न जिसके सरबराह हैं। तो इस तरह के इक़दाम तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन इक़दाम के हवाले से इनको अमली जामा कब तक पहनाया जा सकेगा ये देखना बाकी। अच्छा, गालिब जो मुजाहिरीन है, जो मरी इत्तेहाद के रहनुमा हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो किस वक्त तक कि वो क्या वहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक सरदार खेतरानी को गिरफ्तार ना किया जाए? जी देखिए, इनके बड़े वाज़ेह मुतालबात हैं। यहाँ पर जो मुजाहिरीन मगरिब के वक्त से यहाँ पर बैठे हैं और इस वक्त टेम्परेचर भी काफ़ी गिर चुका है, ये यही मुतालबा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो कत्ल किए गए लोग हैं उनके जो है हवाले से FIR दर्ज की जाए सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के ख़िलाफ़। इसके अलावा उन्हें फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इनका मुतालबा है और ये बार बार उसको दोहरा रहे हैं कि इस वक्त भी जो 5 बच्चे उनकी हिरासत में हैं और एक निजी जेल में कैद हैं, जल्द अज जल्द उनको भी बाजियाब कराया जाए, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल है जिसकी उम्र जो है वो 16 से 17 साल तक बताई जा रही है। इनके यही कुछ मुतालबात हैं जिनको लिए ये अब भी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद एक इनके वर्सा की और जो मरी कबाइल हैं उनकी यहाँ पर मौजूद है और उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर जो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस हवाले से FIR दर्ज करने के साथ साथ उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। एक और 2 और तस्वीर देखी हैं हमने, गालिब हम स्क्रीन पर नहीं चला सकते क्योंकि इतने खौफनाक है। इसमें 2 लड़कियां और एक की उम्र तो बहुत कम है, उनके गले कटे हुए हैं। क्या आप हमारी तस्दीक कर सकते हैं कि इनकी शनाख्त हुई है इस वक्त तक या नहीं, और क्या ये इसी केस के साथ रिलेटेड है? जी, इस हवाले से जब मेरी बात हुई इनके वालिद से खान मोहम्मद मरी से कि मज़ीद जो 2 लाशें हैं बारकान से
ख़वातीन की वो बरामद हुई हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? तो जब उन्होंने इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं इनको नहीं पहचान सकता और ये मेरी बेटी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, जबकि जो 2 लाशें बरामद की गई हैं इनमें एक लड़की की उम्र काफ़ी कम जबकि एक की उम्र 20 साल से ज़्यादा है। तो जो खान मोहम्मद मरी हैं उन्होंने उन 2 लाशों की तस्दीक नहीं की है और उनका यही दावा है कि उनकी एक बेटी समेत 4 बेटे इस वक्त भी सरदार अब्दुल खैतरान की जो निजी जेल बारखान में है उसमें मौजूद हैं और सूबाई हुकूमत इस हवाले से जल्द अज जल्द कोई ना कोई एक्शन ले और उन्हें बाजियाब कराए। इसके अलावा बारखान में जो सरदार अब्दुल रहमान खैतरान है उनके खिलाफ FIR दर्ज करे और उन्हें कानून के कटहरे में लेके आए। ठीक है, मेरा ख्याल है हम एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए गालिब, फिर वापस आते हैं तो आपसे मज़ीद बात करते हैं। बलूचिस्तान में एक निजी जेल में एक खातून और उनके 2 बच्चों की हलाकत का मामला है। हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला क्या है। हमारे साथ क्वेटा से हमारे नुमाइंदे गालिब इस वक्त हैं लाइन पे। गालिब, ये बताइएगा कि ये जो पूरा मामला है, ये ज़ाहिर है कि जो खातून की एक वायरल वीडियो थी तब ये सामने आया था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी बेहिसी है हमारे गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की, उसका मैं अंदाज़ा लगाना चाह रहा हूँ। मैंने ये देखा है कहीं पे कि ये 2-3 दिन पहले आई थी, मैंने ये भी देखा है कि ये 3 हफ्ते पहले आई थी। ये ज़रा आप कुछ कंफर्म करेंगे कि ये कब से जो है ये सर्कुलेट कर रही है? आपकी नॉलेज में क्या है इस हवाले से? जी, इस वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो ये वीडियो आज दोबारा तब वायरल हुई जब इनके कत्ल की खबर जब है सामने आई। इस हवाले से जब हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उनका बताना था कि ये वीडियो सबसे पहले गुज़िश्ता बरस दिसंबर के महीने में अपलोड की गई थी। ताहम उस वक्त भी ये सोशल मीडिया की ज़ीनत तो बनी रही, लेकिन उस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको जगह नहीं मिली। ये भी इसमें बात सुनने को मिल रही है। कुछ बावसूख ज़राए का ये भी बताना है कि ये वीडियो जो है सरदार अब्दुल रहमान खैतरान के बेटे इनाम खैतरान ने ही बनाई और उसको वायरल किया। ताहम इस हवाले से कोई तस्दीक हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन ये वीडियो जो है हमने देखा कि कल से जो है वो बाकायदा तौर पर दोबारा से वायरल होना शुरू हुई। ताहम ये वीडियो जो है गुज़िश्ता बरस दिसंबर की ही बताई जा रही है और उसमें वाज़ेह तौर पर देखें कि वो खातून जो है किस तरह अपनी बच्चों की और अपनी रिहाई के लिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा गालिब कि अगर ये वाकई दिसंबर में सामने आई थी तो उसके बाद ये जो मिनिस्टर साहब हैं जिन पे इल्ज़ाम है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ तब से? जी नहीं, बिल्कुल। ये वीडियो जब मंजर आम पर आई तो वैसे कोयटा में जितने भी वज़ीर, मुशीर और बिलखसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं वो ना सिर्फ अवाम बल्कि सहाफ़ियों की भी पहुंच से काफ़ी दूर हैं और हम बारहा कहीं मिलें तो ही इन्हें सवाल कर सकते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अगर ये मदऊ करें तभी इन्हें सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा इन तक रसाई जो है वो लगभग नामुमकिन है। ये इस हवाले से इनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ उस वक्त तो सामने नहीं आया, लेकिन आज जब सोशल मीडिया समेत जब कौमी टीवी पर ये वीडियो जो है वो सामने आई और मंजर आम पर आई तो सरदार अब्दुल रहमान खैतरान ने 1-2 मीडिया चैनल्स पर अपना वजाहती बयान भी दिया और हमसे भी बात करते हुए उन्होंने यही बताया कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं और उनकी सियासी साख को ख़राब करने के लिए ये तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। इनके सरदार खैतरान और उनके बेटे के बीच में क्या मसला है, मैं समझना चाह रहा हूँ। जी, इस हवाले से हमारे पास कोई वाज़ेह इत्तलात तो नहीं, लेकिन कुछ ट्राइबल डिस्प्यूट है और इसके अलावा कुछ जो बावसूख ज़राए हैं उनका बताना है कि इलेक्शन की सीट का मसला है जो इनके दरमियान है। इस हवाले से जब खान मोहम्मद से हमने बात की और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है तो उन्होंने बताया कि करप्शन और पैसों की हेर फेर का मामला है। अब ये 2 मुख्तलिफ मामलात हैं जो हम इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी देख रहे हैं और ये बाज़गश्त सुनने को मिल रही है। ताहम वाज़ेह तौर पर हमारे पास इस हवाले से इत्तलात मौजूद नहीं कि आया ये मसला क्या था। खान मोहम्मद से जब इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका बताना था कि पैसे के हेर फेर के हवाले से कुछ बात थी जिस पर सरदार अब्दुल रहमान खैतरान ने खान मोहम्मद को कहा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी यही बता रहा हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब। खानदानी मसला है, उसमें खानदानी मसला है जिसमें 3 जानों को आपने आम आदमी पिस गया है बेसिकली। ये तो वो हो रहे हैं 5 और बच्चे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो हैरत की बात यह है कि अभी तक न मिनिस्टर साहब ने रिज़ाइन किया है, न मुकदमा हुआ है, न केस हुआ है।
ये JIT कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? FIR नहीं हुई, JIT बन गई। JIT बन गई मतलब वो क्या करेगी, वो कैसे तो करेगी? जो 5 बच्चे उनको रेस्क्यू करने, उनको रेस्क्यू कौन करेगा? और दूसरी बात, आपको जो सवाल था, दिसंबर 2022 में ये वीडियो आई है। खान मोहम्मद मरी का कहना है कि 2019 से किसी को कुछ नहीं पता। हमें कैसे पता है आज? हमें इसलिए पता है कि ये 3 लाशें एक कुएं से बरामद हुई हैं। ऐसी कितनी लाशें हैं जो कभी बरामद नहीं हुई? और बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं ना। और उसमें ये वीडियो वाली खातून की लाश भी है। जी 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 जी, वीडियो वाली खातून की लाश है, उनके 2 बेटों की लाश है। बाकी 5 बच्चों का हमें पता भी नहीं है। और अगेन मैं बार बार कहूंगा, ये हमें सिर्फ हम आज इसलिए बात कर रहे हैं कि इनकी लाशें बरामद। अच्छा, पता भी हो कितनी जाए, ऐसे हैं जिनकी लाशें कभी आपको मिलेंगी नहीं। देखो ज़रार, पता हो भी जाए तो कितने दिन के लिए पता होता है? मैं तुम्हें एक वाक़या बता देता हूँ। 2008 जुलाई अगस्त का एक वाक़या है कि सेनेट में एक मामला उछला। सेनेटर थी यास्मीन शाह, मुस्लिम लीग काफ की। उन्होंने कहा जी कि जाफराबाद का एक गांव है, वहाँ 3 लड़कियां जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, वो झगड़ा था तो उनको गोली मारी गई। और फिर जो 2 ख़वातीन उन्हें बचाने आई, उनको गोली मार के ज़ख्मी हालत में, जिंदा हालत में उन्हें बुलडोज़र चला के खाई में दफन कर दिया गया। और ये गांव जो था ये इमरानी कबीले का था। अच्छा, उसके बाद ऐवान बट गया। मसला मौलाना गफूर हैदरी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, बलोच माशरे में जो है लड़कियों को ज़िंदा दफन करने का जो है रिवाज ही नहीं है। अच्छा, फिर सेनेटर असरारुल्लाह ज़हरी, उन्होंने कहा जी है, और ये सदियों से चला आ रहा है, मतलब व्हाट इज़ द बिग डील। फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस वाक़े की तस्दीक की। फिर उनसे पूछा गया, सादिक इमरानी जो पीपल्स पार्टी की तरफ से थे और मिनिस्टर थे, कि भाई ये आपके भाई का नाम आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी वाक़या तो हुआ है, लेकिन मेरा भाई जो है नहीं है। और गार्जियन की जो स्टोरी थी उसमें था कि सरकारी गाड़ी में उन लड़कियों को अगवा करके फिर उन्हें दफन किया गया। तो उस वाक़े की छानबीन आगे क्या हुई हम नहीं जानते। ये वाक़या ना होता बारखान का तो मुझे ये वाक़या भी याद ना आता। मनो मिट्टी तले ऐसे बहुत से वाक़यात दबे हुए हैं और इनकी कब्रों के निशान भी नहीं होते। बिल्कुल, वक्फा ले लें। हमारे मुल्क की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे चंद ही अफसरान होते हैं और गुज़रे हैं जो अपनी इंटेग्रिटी के लिए ओहदा छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं बजाय इसके कि कोई गलत काम करें। इन्हीं में शुमार होता है आफ्ताब सुल्तान साहब का, जो IB के सरबराह रहे हैं, मुख्तलिफ़ और दीगर ओहदों पर रहे हैं। और जब जब उन पर सियासी हुकूमतों का दबाव आया कि आपने ये गलत काम करना है या ये करना है, तो उन्होंने अपने ओहदे छोड़ने को तरजीह दी। OSD बन गए, लेकिन उन्होंने कहा जो बात मेरे ज़मीर के हिसाब से नहीं है, मेरे परव्यू में नहीं है, वो मैं नहीं करूँगा। आज जब उनके इस्तीफ़े की ख़बर आई बतौर नैब चेयरमैन के, तो काफ़ी लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि नैब का जो इदारा जिस तरह से PTI के ज़माने में चलता रहा, जो जावेद इकबाल साहब ने किया, वो हम जानते हैं कि उस ज़माने में क्या क्या स्कैंडल सामने आया, क्या क्या नहीं हुआ। PDM की गवर्नमेंट ने आने के बाद जब आफ्ताब सुल्तान साहब को अपॉइंट किया था, तो PTI ने उसकी सख्त तनकीद की थी, करते आए हैं माजी में भी, लेकिन उमूमी तौर पे समझा गया कि माजी की रविश ख़त्म होगी और इनको अपना काम करने दिया जाएगा। आज जाते जाते उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव था कुछ केसेस के हवाले से, मैं वो काम नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ओहदा छोड़ना मुनासिब समझा। ये मामला है क्या? ऐसा क्या दबाव था? गवर्नमेंट क्या उनसे काम कराना चाह रही थी जो उन्होंने नहीं किया? ये सब जानते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे बर्क सहाफ़ी सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, आपने आफ्ताब सुल्तान के करियर को काफ़ी करीब से देखा है, काफ़ी आपको बैकग्राउंड भी उसका पता है। ये ज़रा बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से बात आई कि ये गवर्नमेंट का दबाव था कि वो जो हेलीकॉप्टर वाला मामला था KP गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चाह रही थी कि नैब में ये एक्टिवली उसको परसू करें। कुछ और मामला थे जिसमें गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो हल्का हाथ रखें क्योंकि वो गवर्नमेंट के अपने लोग हैं। इन केसेस की कोई तफसील सामने आई है? जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, केसेस की तफसील तो सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब के हवाले से या केसेस के हवाले से जो चेयरमैन नैब है, फॉर्मर चेयरमैन नैब है आफ्ताब सुल्तान, उनका मौजूदा हुकूमत से और मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनसे ये पहला कोई तनाज़ा नहीं था। जो तनाज़े का आगाज़ हुआ, ये आगाज़ उस वक्त हुआ जब
इमरान खान साहब के बारे में जो हेलीकॉप्टर स्कैंडल आया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो हेलीकॉप्टर है वो गलत इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट चाहती थी कि उस हेलीकॉप्टर स्कैंडल के ऊपर ही एक केस बना दिया जाए इमरान खान के ऊपर और नैब रेफरेंस बनाए। तो आफ्ताब सुल्तान ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि एक एसेट जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है उसका मिस यूज जरूर हुआ है, लेकिन मिस यूज के ऊपर आप किसी के ऊपर रेफरेंस नहीं बना सकते। अगर मिस यूज वो हुआ है तो उसकी राइट जिन जिन लोगों ने दी है, गैर अनऑथराइज्ड लोगों ने, तो उनकी जो रिकवरी है वो करवा ली जाए, तो उसका केस नहीं बनता। तो यहाँ से जो इख्तलाफात हैं या तनाज़ा है वो शुरू हुआ। फिर गवर्नमेंट के भी कुछ तरजीहात थी कि फौरी इमरान खान और पीटीआई के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग भी ये चाहते थे और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ अपने एजेंडा भी थे। तो दोनों जो बातें हैं वो नहीं हुई। अगर आप केस टू केस जाएंगे तो मैं उसकी डिटेल देना शुरू कर दूंगा, वो मुनासिब नहीं होगा। अगर तोशा खाना के हवाले से बता दें, सुनने में आया कि वो भी गवर्नमेंट चाह रही थी कि नैब उसमें एक्टिवली रोल प्ले करे। जी बिल्कुल, तोशा खाना केस में गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो अरेस्ट हैं वो पहले हो जाएं, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो बाद में हो। मतलब जो इनका जो मौक़िफ़ ये था कि जी वो सच था। हाँ नहीं कंटिन्यू करें। वही जो तरीका कार जो रहा है। जी कंटिन्यू। जी असल में गवर्नमेंट ने लगाया तो इस चेयरमैन को था, लेकिन गवर्नमेंट ये तवक्को कर रही थी कि ये जो चेयरमैन है ये फॉर्मर चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरह काम करेंगे। तो ऐसा जो गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है वो गलत साबित हुई। तो ये जावेद इकबाल नहीं थे, ये आफ्ताब सुल्तान थे और इनके साथ इनकी टीम भी थी। तो इन्होंने इनकार किया और मामला चलते चलते इस निज पे पहुंच गए कि आज सुबह 10 बजे प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में भी मामला नहीं हुए तय। तो कुछ दिन पहले ही इन्होंने इस्तीफा भिजवाया हुआ था, तो वो मामला आज इनके इस्तीफे के इत्तेफाक के ऊपर मुंतकिल हुआ। अच्छा एक सवाल, ये वही जाहिर है ये वो सर से पांव वाले नहीं है जावेद इकबाल साहब, ये वही आफ्ताब सुल्तान साहब हैं जिन्होंने 2002 में जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम को में मदद करने से इनकार किया था, उनको फिर वहाँ से हटा दिया गया था, ओएसडी किया गया था। फिर बैंक ऑफ पंजाब में, मतलब हर जगह आप देख रहे हैं कि एक अपस्टैंडिंग ऑफिसर है पीटीआई की तनकीद को एक तरफ रखते हुए। क्या हुकूमत को इस बारे में नहीं पता था जब उन्होंने इनको ओहदे पे लगाया था कि यार ये वो बंदा नहीं है कि हम कहेंगे यार इसको फड़ दो, इसको बंद कर दो, शाहजेब को बंद कर दो, वसत को अरेस्ट कर दो, ये ऐसा बंदा नहीं है, तो फिर रखते क्यों है ऐसे लोगों को? वो ये ना ज़रार भाई, आपने बड़ा बुनियादी और बड़ा दुरुस्त सवाल किया। असल बात यही है कि ऐसे बंदे को क्यों रखा गया, ये बड़ी अहम सवाल किया आपने। असल में इन साहब को जो रखा गया वो मियां नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर रखा गया। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि ये लगे, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे ये लगे, और शायद एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी कि ये लगे एट दैट टाइम। शुरू में गवर्नमेंट का प्लान ये था कि इमरान खान साहब जो ही जाएंगे ये जरूरी लेजिस्लेशन करके ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये रिजाइन कर देगी। और जो नवाज शरीफ साहब की थिंकिंग थी वो ये थी कि ये ना हो कि इस ओहदे के ऊपर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो बाद में इंटरिम दौर में या बाद में मौजूदा जो गवर्नमेंट है या PMLN जो है उसके खिलाफ या और जमातों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पे या गलत हाथों में इस्तेमाल हो। तो उन्होंने तो उस सेफ्टी के तहत ये रखा था, लेकिन उनकी कैलकुलेशन ये नहीं थी कि उनके भाई को ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगी, और जब इक़्तिदार कंटिन्यू करना पड़ता है तो अच्छे बुरे काम भी करने पड़ते हैं। तो ये बात उनकी कैलकुलेशन में नहीं। वाह बहुत वाह वाह वाह। अच्छा मुझे ये बता दें अपने एजाज सैयद साहब कि आफ्ताब सुल्तान जैसे अपराइट ऑफिसर का इस्तीफा ये बजाते खुद एक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट नहीं है? मुर्शद साहब बिल्कुल चार्जशीट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस इस्तीफे से एक बात साबित हो गई कि ये जो गवर्नमेंट है वो किसी साफ शफाफ आदमी के साथ नहीं चल सकती, ना उनको पसंद करती है ना उनके साथ चल सकती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमतें हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, उन्होंने ये वक्त गुजरने के साथ ये साबित किया है कि उन्हें ये बड़ा बुरा रेफरेंस बन चुका है, लेकिन एक रियलिटी है कि उन्हें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे बंदे चाहिए। आप याद कीजिए कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी, शाहिद खाकान वजीर आजम थे,
उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लगाया। इमरान खान साहब आए थे तो ये की जा रही थी इमरान खान साहब उसको उठाएंगे, उन्होंने नहीं उठाया, वो 5 साल पूरे किए। और आज भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इनकी साथियों के ऊपर भी गलत मुकदमात बने थे, और आज भी वही जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को, इक़्तिदार वालों को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे ईमानदारी का शौक है, ईमानदार अफसर नहीं चाहिए। एक वक्फा ले वेलकम बैक। अच्छा, ये जो आफ्ताब सुल्तान है ये कोई मामूली आदमी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एडनबरा यूनिवर्सिटी, यूसुफ रज़ा गिलानी से लेकर खाकान अब्बासी तक 4 वज़राए आज़म के दौर में IB के चीफ रहे। उसकी वजह से शायद खान साहब और उनके साथियों के इंप्रेशनों के ये तो बंदा ही इनका बंदा है, नवाज शरीफ का है। अच्छा, अब जो इन्होंने जाते जाते ऑफिसर से अलविदाई खिताब किया है उसमें एक तो उन्होंने बातें हिंट दे दी। उन्होंने कहा जी मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं कर सकता और ना ही किसी के रेफरेंस को इसलिए ख़त्म कर सकता हूँ कि मुलजिम किसी बाअसर शख्सियत का रिश्तेदार है। 1। अच्छा, दूसरे ये है कि खुशी ये है कि ना मैं किसी के दबाव में आया और पूरी पेशा वराना ज़िंदगी कानून के मुताबिक गुजारी। कहते हैं एक एक प्लॉट वाले के लिए कहा जाता है कि इसे अंदर कर दो, और अरबों रुपए दबाने वाले जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ना मैं कुछ लेके आया था ना यहाँ से कुछ लेके जा रहा हूँ। ये बड़े मज़े के कैरेक्टर हैं। इनका पता ये चला है, एजाज ही बता रहे थे कि ये फैसलाबाद से हैं और इनका जो शौक है वो क्या है? गुलाब उगाना, गुलाब की किस्में जो है वो जमा करना। और ये अभी जब इनको बुलाया गया था तो वहीं से वो बुलाया गया था कि ये अपनी दुनिया में ना, गुलाबों से ये अपनी उस दुनिया में रहते हैं, गार्डनिंग में, और मतलब मलंग बेनियाज आदमी है। लेकिन ना ऐसे ही लोगों जो है ना फिर वो उनको परवाह नहीं होती है कि जी के अब जिसके बहुत ज़्यादा पीछे मामला गड़बड़ हों तो वो बोलेगा कि यार बस कुर्सी है तो चलने दे। मतलब ईमानदार अफसर का शौक बहुत है, हजम नहीं कर सकता। अच्छा, ये शायद खाकान अब्बासी का क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा आज के देखें मैं तो 4 साल से पेशियाँ भुगत रहा हूँ, वो कराची भी आते हैं उधर भी जाते हैं। उन्होंने कहा आज ये हुआ कि हम जो टाइम था उसमें हम पहुँचने में लेट हो गए, हम ट्रैफिक में कहीं फंस गए। जज साहब आए, उनको बात पसंद नहीं आई, उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए, जो कि उनको हक है ये करने का। लेकिन ये मतलब इतना बड़ा वो अच्छा, ये उस तरह की चीज़ है कि बस वो जज साहब ने कहा जी ये क्या है, मैं मुल्ज़िम अच्छा, मतलब हाँ मतलब कल परसों हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में हमने देखा तो वो बहुत ही उल्टा सीन था। तो लेकिन लाहौर में अब जो कल हमने देखा तो खान साहब की हो गई ज़मानतें, लेकिन जो आने वाला कल है उसमें PTI के बाकी लोग जो है वो गिरफ्तारियां देंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बात है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतें खान साहब का एहतराम करती हैं। तो अब कल देखते हैं कि कितने लोग गिरफ्तारी से तो मतलब कितने लोग जो है वो। देखिए, मैंने तो अभी फवाद चौधरी का मैं सुना था तो वो तो कह रहे थे कि जी शायद सबसे पहले असद उमर और शाह महमूद कुरैशी वॉलंटियर करें गिरफ्तारी के लिए। मुझे याद है मसद अब्बास से बात हो रही थी ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल में ही, उसने कहा कि जी पहली जेल भरो तहरीक ज़ाहिर नहीं होगी, लेकिन पिछली जेल भरो तहरीकों में एक खासियत ये थी कि लोगों ने इनकार किया था कि फिर ज़मानत हमारी ना की जाए, क्योंकि फिर पॉइंट क्या बनता है ना यार, या तो भरना है या तो नहीं भरना। तो कल ये देखेंगे। लेकिन आज की जो सबसे कौन सी है आखिरी जेल भरो तहरीक कब की है मुझे नहीं याद। अब ये ज़िया के ज़माने के दौर में, TNA के दौर में, फिर MRD के ज़माने में गिरफ्तारियां हुई। वो था ना कि आप अमरीत के खिलाफ लड़ रहे हैं। वैसे तो गांधी जी ने सत्याग्रह जो शुरू की थी वहाँ से, अगर इस तरह तो लेना तो बहुत पेश आता है। अच्छा, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर वो क्या है कि जो बहुत बड़ी जमात है पंजाब की, पाकिस्तान की, बल्कि क्यू लीग PTI में जम हो गई, PTI में जम हो गई है, या क्यू लीग एक धड़ा हाँ थैंक यू, मैं कहने लगा था कुछ हिस्से जम हो गए जी। तो ज़ाहिर जैसे आपने कहा तवक्को थी। अच्छा, ये मरकजी मामला जा रहे थे, यही होना था। मरकजी सदर होंगे परवेज इलाही। एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी साहब, आप बनी बनाई मुल्क की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके आप मरकजी सदर हो गए। लेकिन साथ ही साथ मुझे शाह महमूद कुरैशी की फिक्र होती जा रही है कि उनका क्या होगा। वो अभी तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और परवेज़ इलाही साहब जो चौधरी ऑफ गुजरात हैं, और फिर शाह महमूद। अच्छा, अगर ये फैसला कर रहे हैं कि जेल भरो तहरीक में सबसे पहले वो जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये बरमौका फैसला है। ये अच्छा हो जाएगा, इन दोनों चीज़ों को वफादारी टेस्ट करने के लिए अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यार छोड़ो जी, मैं अंदर ही जाता। अच्छा, एक ज़बरदस्त मैरिज ऑफ कन्वीनियंस
कि क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं परवेज़ इलाही साहब के साथ, जहाँ पे वो आ गए थे तो उन्हें यही करना था। क्रेडिट मुनीस इलाही को जाता है। तो और ये लगता भी है कि उन्होंने अपने बेटे की जो आइंदा सियासत है वो पक्की करने के लिए उन्होंने कहा जी ये ठिकाना सही है, इधर जो है वो सिक्योर होगा, खान साहब से उसकी जमती भी है। मैं एक्चुअली ब्रॉडली भी मैं ये देख रहा था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है हर कोई अपनी औलादों को फिट करने के चक्करों में है, एक्सेप्ट खान साहब। खान साहब इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन आप परवेज़ इलाही को देख लें, आप मियां नवाज शरीफ को देख लें, आप आसिफ जरदारी साहब देख लें, हर एक के सामने ये है कि जी हाँ मुझे अपने बेटे या बेटी को एडजस्ट करना है और आगे का सारा खेल जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है। और आगे की खेल की ही बात है ना, क्योंकि देखें इनका जो फैसला है वो मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि उन्होंने सोचा कि यार अपनी 1.5 या 2.5 इंच की मस्जिद बनाने से बेहतर है कि हम बादशाही मस्जिद के पेश इमाम बन जाए। कुछ ऐसा ही है ना। वो तो देख रहे हैं ना कि अच्छा वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि जब ये गवैया का बेटा गवैया बन सकता है उस वक्त आपको इतराज नहीं होता, जब एक्टर का बेटा या बेटी एक्टर बनते हैं उस वक्त आपको इतराज नहीं होता, सियासतदान का बेटा जब आता है। हाँ नहीं वो ठीक है, हमारे खित्ते में मौरूसी सियासत जो है ऐसे ही चलता है। अच्छा ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है ये जो मौरूसी सियासत है, वो भाई कहाँ नहीं है, मतलब पूरे मुल्क को ले लो। देखिए ये मामला सबसे ज्यादा पीटीआई ने उठाया, पीटीआई के अंदर अपने लोग हैं जो जिनके यहाँ मौरूसी सियासत है, तो उस पे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, हाँ पूरा सिलसिला ही ऐसा थोड़ा सा मतलब वो पड़ोस में भी तो बंदा झांक के देखे। हमारा कल्चर है यार जी। ये वो क्या है ना, वो अमरीश पुरी का है ना, ये है हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर, दिल वाले दुनिया ने। लेकिन ये बात है कि आज का जो ये हम जहाँ से बात शुरू की थी, नैब चेयरमैन का इस्तीफा काफ़ी बड़ा धचका है इस गवर्नमेंट की, जो भी थोड़ी बहुत जो दिन ब दिन गिर रही है ना, उनकी जो भी थी इनकी साख थी दीवार को, हाँ ये जो है ना फॉर समबडी लाइक हिम टू कॉल इट क्विट्स 7 हफ्ते में, 7 महीने में, सॉरी 7 महीने में। और देखिए जो बातें हो रही है ना, जो आपने भी की हैं और आज़ाद ने भी की हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यही है। उनको कहा गया था कि जी आपने ये करना, उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं करना। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था पिछले दौर में, कोई 100-200 साल पहले, पिछले साल, फैशिस्ट। यार नहीं प्लीज, थोड़ा थक गया। जुआरी की मिसाल दे देते हैं कि जी वो ठीक है, उसको पता है कि उसका घर भी प्लेज हो गया, सब हो गया प्लेज, आखिरी पत्ता मैं चलना चाहता हूँ जिससे मैं सारी बाजी जीत तो मौजूदा जो हुकूमत है वो इस लेवल पे आ चुकी है। ये कहते हैं ना द हाउस ऑलवेज विंस। आप सोच के आते हैं तो हाउस ऑफ कार्ड्स है सर। वो हाउस के अंदर मतलब वो फाउंडेशन तबाह हो गई है हाउस की। इससे पहले कि अब कोई जीतने नहीं वाला, वो जो आखिरी पत्ता है ना वो जोकर है। गुफ्तगू रास्ते में कट जाए और हम लिटरली जोकर बन जाए। खुदाफिज कर खुदाफिज।